हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज अपन वैल्यू एडेड कोर्स जिनके वुमेन एम्पावरमेंट है उनके लिए अपन यूनिट 1 स्टार्ट कर रही हैं। मैं दोस्त इतना ही कहना चाहूँगा कि ये वुमेन एम्पावरमेंट एक सब्जेक्ट नहीं, ये एक महिलाओं की स्थिति बताता है, महिलाओं का महत्व समझाता है हमें कि ये समाज में महिलाओं के बिना यूँ मान लो सुनसान है समाज। अगर समाज में से महिलाओं की स्थिति निकाल दी जाए, महिलाओं को निकाल दिया जाए तो समाज का अस्तित्व ही नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ने में तो हम इसे शॉर्ट में भी पढ़ सकते थे, लेकिन वो MCQ एग्ज़ाम नहीं है। वहाँ पर अपन को 100 शब्दों में 300 शब्दों में क्वेश्चन लिखने होते हैं। इसलिए अगर हम थोड़ा ही पढ़ के जाते हैं, केवल फैक्ट पढ़ के जाते हैं, तो अपन इतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिलता अपन को। लेकिन इतना पढ़ेंगे तो भाई समझ में भी आएगा क्या चीज़ है, और फिर भाई अपन अच्छा खासा डिस्क्राइब कर पाएंगे। क्योंकि महिलाओं की एक चैन है, अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी, आर्थिक रूप से उभरेंगी तो स्वतंत्रता प्राप्त होगी उन्हें। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद वो राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेंगी। वही यूनिट 1 में क्या क्या देखने वाले हैं। यूनिट 1 का पहला टॉपिक है भारत में महिला सशक्तिकरण का इतिहास। दूसरा टॉपिक है महिला सशक्तिकरण की संकल्पना और महत्व। तीसरा टॉपिक है महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम यानी कि पहलू। पहला टॉपिक है भारत में महिला सशक्तिकरण का इतिहास। इसमें क्या देखेंगे, प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति देखेंगे, उनके अधिकार, उनकी सामाजिक भूमिका देखेंगे। फिर मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे कि महिलाओं की क्या दशा थी, क्या परिवर्तन आए, क्या उन्होंने संघर्ष किया, शिक्षा में उनकी स्थिति कैसी थी। फिर आधुनिक काल में देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की क्या भागीदारी रही, महिला आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, वर्तमान में महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। फिर मध्यकालीन भारत में या मध्यकालीन इतिहास में महिलाओं की स्थिति में थोड़ा गिरावट आ जाता है। गिरावट क्यों आता है कि भाई भारी आक्रमण होते हैं, तो महिलाओं की रक्षा करने के लिए उन्हें घर तक सीमित किया जाता है। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ऐसी कुप्रथाएं आने लगती हैं। आधुनिक काल में शुरुआत में तो अपन को ऐसा ही देखने को मिला, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने इसमें सुधार किया तो धीरे धीरे उभरा। मतलब गिरावट आई मध्यकालीन इतिहास में, फिर उभरेगा धीरे धीरे आधुनिक काल में उभरता हुआ, फिर वर्तमान में यानी कि चरम बिंदु पर। मतलब अब हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान है। अब दूसरा टॉपिक क्या देखेंगे अपन, महिला सशक्तिकरण की संकल्पना और महत्व। इसमें महिला सशक्तिकरण का अर्थ देखेंगे, समाज और देश के विकास में इसका क्या योगदान है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता क्यों है। मैं इस वीडियो में इतना ही चाहूँगा कि आपको हाथ क्या याद करवा दूँ, इस क्लास में याद हो जाए आपको। तीसरा टॉपिक है महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम। आयाम यानी कि पहलू, सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम और शैक्षणिक आयाम। चलो अब पहला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं यूनिट 1 का, भारत में महिला सशक्तिकरण का इतिहास। भारत में महिलाओं की स्थिति अलग अलग कालों में बदलती रही है। इसे 3 मुख्य चरणों में बांटा जा सकता है, पहला प्राचीन, दूसरा मध्य, तीसरा आधुनिक। प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति। अब प्राचीन काल को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है वैदिक काल, 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। इस काल में महिलाओं की स्थिति समाज में सम्मानजनक थी। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का स्वतंत्रता थी, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी। गार्गी, मैत्रेयी और अप्पाला जैसी विदुषी महिलाएं वेदों और शास्त्रों में पारंगत थी। विवाह में समानता थी, स्वयंवर प्रथा मौजूद थी जिसमें महिला अपनी पसंद के वर का चुनाव करती थी। अपने तो कहानियों में भी सुनाया जाता है कि स्वयंवर रचा गया था। ये तो जब भारी आक्रमण हुए तभी संस्कृति को बचाने के लिए ऐसा प्रयास किया गया, फिर ये आदत ही बन गई। महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों में भाग ले सकती थी। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी पूर्व तक। इस काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आया, बाल विवाह की परंपराएं शुरू हुई, शिक्षा के अवसर सीमित हो गए, महिलाओं को धर्म, सामाजिक निर्णयों से बाहर किया जाने लगा। उत्तराधिकारी और संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार कम होने लगा, यानी कि बाहरी आक्रमण के कारण ये प्रभावित हुआ।
तीसरा है बौद्ध और जैन काल, 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक। भाई इसमें तो महात्मा बुद्ध आए थे जिन्होंने बहुत ही सुधार किया था। इस काल में महिलाओं को धार्मिक स्वतंत्रता कुछ हद तक प्राप्त हुई। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की, जिससे महिलाओं को आध्यात्मिक क्षेत्र में स्थान मिला। शुरू में तो जब गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी तो महिलाओं को एंट्री नहीं दी थी। बाद में उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने एंट्री दी, और पहली उनकी माँ ही थी जो संघ में शामिल होने वाली थी। आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि उस समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी। उन्हें धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में भी शामिल होने के लिए मौका नहीं दिया जाता था, अवसर नहीं मिल पाता था उन्हें। इस काल में महिलाएं धार्मिक प्रवृत्तियों में सक्रिय थीं, लेकिन सामाजिक स्तर पर उनका सम्मान सीमित था। अब है मध्यकालीन। अब प्राचीन काल को हमने 3 भागों में बांट दिया, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और बौद्ध धर्म के समय प्राचीन इतिहास। अब मध्यकालीन इतिहास देखते हैं, 8वीं से 18वीं सदी तक देखते हैं। इसमें तो मुगल आ गए थे, आपको पता ही है। इस काल में महिलाओं की स्थिति और अधिक कमजोर हो गई। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा जैसी कुप्रथाएं प्रचलित हो गई। शिक्षा और स्वतंत्रता पर भारी रोक लगा दी गई। मुस्लिम शासन के दौरान महिलाओं की स्थिति और अधिक संकुचित हो गई, उन्हें घर तक सीमित कर दिया गया। पहला है भक्ति आंदोलन और महिलाओं का उत्थान। भक्ति आंदोलन के दौरान कुछ सुधार हुए। मीराबाई, अक्का महादेवी, संत जनाबाई जैसी महिलाओं ने समाज में अपनी पहचान बनाई। इस काल में महिलाओं को भक्ति, साहित्य क्षेत्र में योगदान देने का अवसर मिला। अब आ जाता है आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति। 18वीं सदी से वर्तमान तक मध्यकाल में देखा आपने कि बहुत सी गिरावट आई, पर्दा प्रथा और महिलाओं की शिक्षा में पाबंदी लगा दी गई, पर उसमें भी मीराबाई जैसी महिलाएं थी जिन्होंने धार्मिक क्षेत्र में योगदान दिया अपना। अब देख लेते हैं आधुनिक काल में। ब्रिटिश काल और सामाजिक सुधार आंदोलन 18वीं से लेकर 20वीं सदी तक। इस काल में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास हुए। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले। 19वीं और 20वीं सदी में भारतीय महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू किया, जैसे सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। दूसरा है स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति, यानी कि 1947 से लेकर वर्तमान तक महिलाओं की स्थिति कैसी है। संविधान में महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, राजनीति में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा है। 1955 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू हुआ, जिससे महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिला। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायत और शहरी निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला। दहेज निषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 जैसी कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। यानी उन्हें संरक्षण देने के लिए कानूनी प्रावधान दिए गए हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, जैसे राजनीति हो, खेल हो, विज्ञान हो, बिजनेस हो, सेना हो, सब में महिलाओं का योगदान है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं इस इतिहास का। यूनिट 1 के पहले टॉपिक का निष्कर्ष क्या निकलता है। भारत में महिलाओं की स्थिति समय के साथ बदलती रही है। प्राचीन काल में महिलाओं को सम्मान, स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन मध्यकाल में उनकी स्थिति कमजोर हो गई। आधुनिक काल में सामाजिक सुधारों, कानूनों की मदद से महिलाओं को फिर समानता प्राप्त हुई और अधिकार मिले। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है और समाज इसे आगे बढ़ाने की दिशा में लगा हुआ है।
महिला सशक्तिकरण की संकल्पना और महत्व है। यहाँ से अपना यूनिट 1 का दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिला को अधिकार, अवसर, स्वतंत्रता प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले सके और समाज में समानता प्राप्त कर सके। ये केवल महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए भी आवश्यक है। महिलाएं अगर शिक्षित होंगी तो संपूर्ण राष्ट्र शिक्षित होगा, समाज में बदलाव आएंगे, प्रगति की ओर बढ़ेंगे अपन। महिला सशक्तिकरण का अर्थ देख लेते अपन। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, कानूनी रूप से सशक्त बनाने से है। इसमें महिलाओं को भेदभाव, हिंसा, असमानता से मुक्त करके उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना शामिल है। महिला सशक्तिकरण के प्रमुख पहलू वही अपने पढ़ लिए थे। सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, कानूनी सशक्तिकरण, शैक्षिक सशक्तिकरण। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता देना सामाजिक में। आर्थिक में महिलाओं को रोजगार देना, स्वरोजगार देना, वित्तीय स्वतंत्रता देना। राजनीतिक में महिलाओं को निर्णय लेने की शक्ति देना, राजनीतिक भागीदारी देना। कानूनी सशक्तिकरण में महिलाओं को अपने अधिकारों की सुरक्षा, न्यायिक सहायता मिले। शैक्षणिक सशक्तिकरण में महिलाओं को उच्च शिक्षा, कौशल विकास के अवसर मिले। अब यूनिट 1 के दूसरे टॉपिक का दूसरा है समाज और देश के विकास में महिलाओं की सशक्तिकरण का योगदान। महिला सशक्तिकरण केवल व्यक्तित्व विकास तक सीमित नहीं है बल्कि इसका सीधा समाज और राष्ट्र के विकास से भी है। यानी महिला का विकास होगा तो समाज का भी होगा, राष्ट्र का भी होगा। ये केवल महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है महिलाओं का विकास, ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए अच्छा है। अब है सामाजिक विकास में योगदान देख लेते हैं डिटेल में। वो तो अपने शॉर्ट में बताया था कि इसमें क्या क्या देखेंगे। अब है जब महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर होती हैं तो वे अपने परिवार और समाज को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। महिलाओं को शिक्षित होने से अगली पीढ़ी भी शिक्षित हो जाती है। अगर महिलाएं शिक्षित हैं तो अपनी बच्चों को भी शिक्षित करेंगी। लैंगिक समानता से समाज में हिंसा, दहेज प्रथा और भेदभाव जैसी कुप्रथाएं कम होंगी। यानी जब शिक्षित होंगी तो महिलाएं भी इसका विरोध करेंगी। आर्थिक विकास में योगदान। जब महिलाएं रोजगार और व्यवसाय में सक्रिय होती हैं तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। महिलाएं उद्यमिता में नए उद्योग, रोजगार के अवसर बढ़ाती हैं। महिलाओं की भागीदारी में जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है। दूसरा है राजनीतिक और कानूनी प्रभाव। महिलाओं की भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होता है। नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी से समाज में संतुलन और समावेशिता बढ़ती है। पुरुष से पुरुष जुड़ेंगे तो वो एक पक्ष देखेंगे, अगर महिलाएं और पुरुष दोनों देखेंगे तो वो दोनों पक्षों में काम करेंगे। महिलाओं के कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने से न्याय और समानता को बढ़ावा मिलता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता क्यों है? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना केवल उनके अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं है बल्कि पूरे समाज के हित में है। पहला है भेदभाव और हिंसा से बचाव। भेदभाव और हिंसा से बचाव। आत्मनिर्भर महिलाएं घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और शोषण का प्रभावी ढंग से सामना कर सकती हैं। उन्हें अपने अधिकारों और कानूनों की बेहतर समझ होती है। आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएं खुद के और अपने परिवार के खर्चों को वहन कर सकती हैं। वे किसी पर भी निर्भर रहने के बजाय अपने भविष्य स्वयं नियंत्रित कर सकती हैं। शिक्षा और जागरूकता। शिक्षित और आत्मनिर्भर महिलाएं समाज में जागरूकता फैलाती हैं, लैंगिक समानता को बढ़ावा देती हैं। वे अपनी बेटियों और अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। निर्णय लेने की शक्ति। आत्मनिर्भर महिलाएं अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले सकती हैं। वे अपने स्वास्थ्य, करियर और परिवार के भविष्य को बेहतर बना सकती हैं। निष्कर्ष, महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक सुधार नहीं है बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति का आधार है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त होंगी तो न केवल उनके जीवन में सुधार होगा बल्कि पूरा समाज, देश भी प्रगति करेगा। इसलिए शिक्षा, रोजगार, समानता, सुरक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। यहीं से अपना
तीसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है यूनिट 1 का, महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम। महिला सशक्तिकरण केवल एक पहलू तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक स्तरों पर आवश्यक है। यानी महिला सशक्तिकरण को बनाने से केवल एक पहलू सही नहीं हो सकता, सभी पहलू सुधर सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान अवसर, अधिकार प्राप्त होने से वास्तविक सशक्तिकरण संभव है। सामाजिक आयाम। समाज में महिलाओं की भूमिका। पारंपरिक रूप से महिलाओं को परिवार, घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित रखा जाता था। अब प्राचीन समय में क्या, अभी भी देख लो, अधिकतर महिलाएं गृहिणी होती हैं, वो घर का कामकाज देखती हैं। अब बताओ, वो घर का कामकाज करती हैं, उन्हें अपने विकास, अपने डेवलपमेंट का समय नहीं मिलता। ये कहते हैं ना कि हर कामयाब पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, तो ये भाई सही है। महिलाएं घर को संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, घर का कामकाज करती हैं। अगर महिलाएं ये ना करें तो भाई पुरुष को करना पड़े। अगर ये मान लो आप, महिलाओं की जगह स्थिति पुरुष को दे दी जाए और पुरुष की जगह महिलाओं को दे दी जाए स्थिति, तो भाई पुरुष क्या करेंगे? घर का कामकाज करेंगे और महिलाएं बाहर का कामकाज करेंगी। आधुनिक समाज में महिलाएं शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, खेल और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। महिलाएं न केवल परिवार की देखभाल करती हैं, बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अब है लैंगिक भेदभाव। महिलाओं को जन्म से भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर असमानता। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों में लड़कों की तुलना में लड़कियों को कम अवसर दिए जाते हैं। महिलाओं की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा पितृसत्तात्मक सोच है, जो पुरुषों को श्रेष्ठ मानती है। समानता के अधिकार। महिलाओं को भारतीय संविधान के तहत समानता के कई अधिकार दिए गए हैं, जिनमें है अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। इन कानून के समक्ष पुरुष और महिला दोनों समान हैं। अनुच्छेद 15 का भाग 1 और भाग 3, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध है और महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरियों में अवसरों की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर दिए गए। अनुच्छेद 39 ए, पुरुष और महिलाओं के लिए समान वेतन, यानी काम में भी समान अवसर मिलेगा, वेतन भी समान मिलेगा। अनुच्छेद 42, मातृत्व लाभ और उचित कार्य परिस्थितियाँ। इसमें प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अधिक लाभ दिया जा सके, क्योंकि महिलाएं समाज की जननी होती हैं। महिलाओं के बिना समाज का अस्तित्व नहीं है। आर्थिक आयाम, यानी आर्थिक पहलू। महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता उनके वास्तविक सशक्तिकरण की नींव है। पारिवारिक निर्भरता के कारण कई महिलाएं आर्थिक निर्णय नहीं ले पाती। यदि महिलाएं कमाती हैं तो बचत करती हैं और निवेश करती हैं, तो वे खुद के लिए और समाज के लिए सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। नौकरियों में भागीदारी। महिलाओं को सीमित नौकरियों तक ही सीमित रखा गया है, लेकिन आज वे सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। सरकार और निजी कंपनियां महिलाओं को अधिक रोजगार देने के लिए नीतियां बना रही हैं। फिर भी लैंगिक वेतन अंतर अभी भी बना हुआ है, जहां महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। महिला उद्यमिता। महिलाएं छोटे और बड़े उद्योगों में व्यापार शुरू कर रही हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, महिला उद्यमिता मंच जैसी सरकारी योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद कर रही हैं। राजनीतिक आयाम। महिलाओं को राजनीति में समान अवसर देने के लिए कई संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। हालांकि संसद और विधानसभा में उनकी संख्या अभी भी सीमित है। पंचायत और संसद तक महिलाओं की स्थिति। 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन आए। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। कई राज्यों में इसे 50% तक कर दिया गया है।
जिससे लाखों महिलाएं स्थानीय शासन में भाग ले रही हैं। अपने भजन लाल शर्मा जी ने भी किया है। संसद में महिलाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है। महिला आरक्षण विधेयक 2023, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। शैक्षिक आयाम, महिलाओं की शिक्षा स्थिति। पहले महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, लेकिन अब उनकी साक्षरता दर बढ़ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अभी भी अधिक है, यानी कि ग्रामीण स्तर पर अभी भी वो विकास नहीं हो पाया है। महिलाओं के लिए सरकारी योजनाएं, यानी महिलाओं के लिए कौन कौन सी सरकारी योजनाएं ला रही है सरकार, ताकि वो आत्मनिर्भर बने, सशक्तिकरण को बढ़ावा दें। पहली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, लड़कियों को शिक्षा की ओर बढ़ावा देने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, लड़कियों को उच्च शिक्षा शादी के लिए बचत योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की योजना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अब इस निष्कर्ष देख लेते हैं यूनिट 1 का। इससे अब कंप्लीट हो जाएगा यूनिट। अब यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा निष्कर्ष के बाद। महिला सशक्तिकरण के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक आयाम हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी। जब आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त हो जाएगी तो समाज में सम्मान, राजनीतिक भागीदारी दिलाने में मदद करेगी। इसलिए एक संतुलित और विकसित समाज के लिए सभी स्तरों पर महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। और चैनल को 1 के तक पहुँचा यारों, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। मतलब हेल्थी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइस के आपको पूरे पेपर हमारी क्लास से बाहर नहीं गया। एग्रीकल्चर में जहाँ सीरीज फेल हो गए थे, MCQ आ रहे थे, तो हमारी थ्योरी क्लास ने वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एन इंट्रोडक्शन टू प्लेनेट अर्थ में भी 3 क्वेश्चन को छोड़कर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए थे मैंने। और साइकोलॉजी में पूरा पेपर कवर हो गया। रूरल गवर्नमेंट्स इन राजस्थान में भी 1 या 2% को छोड़कर सभी कवर हो गए। और अदर भी जो मैंने करवाई थी उनमें से भी बहुत से क्वेश्चन बनी थी, पर वो बहुत कम मात्रा में करवाई थी और मेरे को पता भी नहीं है, क्योंकि मेरे को पेपर भी नहीं मिला है। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने प्यार दिया, राजस्थान से जुड़ी अदर एग्जाम जैसे कि RS, जेल प्रेरी, 4th ग्रेड भर्ती, रीट, पटवारी जैसे राजस्थान GK को अपन तैयार करेंगे। तो धन्यवाद। अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।